गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सीनियरेंस क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा लास्ट क्लास करंट के ऊपर चला था, तो मैंने बताया था उसी टाइम कि हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपका रेजिस्टेंस में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये इसका डिफिनीशन है। डिफिनीशन से अकॉर्डिंग आता है कि इट इज़ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफर्ड बाय सबस्टेंस। ठीक है, यानी ये क्या करता है, अपोजिशन करता है किसका, फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट को रोकता है ऑफर्ड बाय सबस्टेंस, जो कि ये जो रेजिस्टेंस है कौन ऑफर करता है, सबस्टेंस। सबस्टेंस यानी तत्व, हिंदी में इसको तत्व बोलते हैं। सबस्टेंस में आपका कंडक्टर आ जाता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये तीनों आ जाता है। तो जनरली आप जैसे इलेक्ट्रिशियन का है तो इसमें आपको मैं कंडक्टर, इस इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है। सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं आप लोग को पढ़ना है, फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, क्योंकि आजकल जो भी आप कहीं इलेक्ट्रिशियन का काम करने जाते हो तो जो ऑटोमेटिक दूर होता है वो आपका एक डायोड लगा होता है जिसको बोलते हैं फोटो डायोड। वो फोटो डायोड के अनुसार ही वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है, यानी वो फोटो डायोड उसको ऑटोमेटिक दरवाजे को खोलने और बंद करने का काम करता है। या फिर आप नल टैप के पास जाते हो, आजकल जो नया चला है कि नल के नीचे हाथ लगाओ तो पानी आने लगता है, फिर हाथ हटा दो तो वो पानी बंद हो जाता है। ये सब फोटो डायोड की वजह से होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं सेमीकंडक्टर में पढ़ाऊँगा और वहाँ पर मैं आपको फोटो डायोड कवर करूँगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। तो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से निकल कर आ जाता है R इक्वल्स टू आपका रेजिस्टिविटी, सॉरी हाँ ठीक है, R इक्वल्स टू L/A। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है आपका। आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है आपका ये L, वेयर L क्या है आपका, L है आपका लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, आपका A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका ये। और ये रो क्या है, इसको रो पढ़ते हैं, रो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, यहाँ से इस फॉर्मूले के अनुसार आपको ये पता चल गया कि L क्या है, A क्या है और ये रो क्या है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी यदि आप वायर की लेंथ को बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ये उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करोगे तो आपका रेजिस्टेंस, इसका पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस रिलेशन का मतलब क्या है। देखो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, और सेकंड आपका आ जाएगा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, यानी यहाँ से अगर आप चाहते हो कि रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो तो आपका जो वायर का लेंथ है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप चाहते हो कि रेजिस्टेंस को बढ़ाना, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, वायर का थिकनेस जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, जैसे कि ये हमारा मार्कर है, मार्कर का ये आपका सर्कुलर एरिया है, इसको हम बोलेंगे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यानी ये कितना मोटा है इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जब कम होगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यदि आप रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकल कर आ जाता है। इसी चीज़ को लोग ध्यान में रखते हुए कोई भी वायर, इलेक्ट्रिशियन वायर का यूज़ करता है तो क्या करता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया
ज़्यादा कर देता है। चूँकि ज़्यादा होने से यानी वायर का मोटा होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ज़्यादा करंट फ्लो करने का मतलब है वो ज़्यादा लोड लेगा। ठीक है, इसीलिए मोटे वायर का यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ से आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दूँ आर का जो यूनिट है, आर यहाँ पे क्या है, आपको आर के बारे में नहीं लिखा है मैंने। यहाँ पे आर आपका है रेजिस्टेंस। ओके, और आर का यूनिट क्या होता है, यूनिट ओम होता है, जिसको कि OHM लिखा जाता है। और इसका सिंबल क्या है, सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये बोलता है कि यदि वायर का फिजिकल प्रॉपर्टीज आप चेंज नहीं करते हो और उस वायर का टेम्परेचर भी चेंज नहीं करते हो, तो एक क्लोज्ड सर्किट में जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसी चीज़ को मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, द टेम्परेचर and physical state of कंडक्टर बोलो या सबस्टांस बोलो, कहीं कहीं आपको सबस्टांस में मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सबस्टांस भी लिख दे रहा हूँ। तो किसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होना, इफ द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम। ठीक है, अगर फिजिकल स्टेट जो है एंड टेम्परेचर दोनों उस वायर का अगर सेम है तो देन द वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही है, तो मैं दोनों के लिए देन द पोटेंशियल डिफरेंस then the potential difference voltage applied to the end point of closed circuit, the two end point of closed circuit, then the voltage and current then the ratio of voltage and current flowing
in the circuit remain constant। ठीक है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आ गया। मैंने जो बोला है उसी चीज़ को मैंने लिखा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में मैंने लिखा है, ये बुक की लैंग्वेज नहीं है। इफ़ द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर है, जो वायर है, उसका जो है फिजिकल स्टेट, यानी उसको, हाँ, ना ही मैं पतला कर रहा हूँ ना ही मोटा कर रहा हूँ, जो जैसा वायर है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, फिजिकल स्टेट हो गया। ठीक है, एंड टेम्परेचर रिमेन्स सेम, यानी उसको बदलना नहीं, बिल्कुल सेम रहेगा। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एंड पॉइंट ऑफ क्लोज सर्किट, जो एक क्लोज सर्किट का जो दोनों एंड पॉइंट होता है, अगर वहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, देन क्या होता है, देन द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जो करंट होता है, करंट फ्लोइंग इन सर्किट रिमेन सेम, यानी वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, इस कांस्टेंट टर्म को मान लिया जाता है आर, वी बाई आई इक्वल्स टू आर। ठीक है, यही ओम्स लॉ बोलता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला निकल करके आ जाता है। अभी इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ये कुछ इस टाइप से है, वोल्टेज प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे मीटर लगा दिया गया। ठीक है, ये आगे बढ़ा, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस है इस टाइप से, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। ठीक है, इस टाइप से सर्किट है। आपको एक लास्ट क्लास में करंट का डायरेक्शन को नहीं बताया, तो अभी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। कोई भी सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होता है, हमेशा जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है इधर से दिखाया जाता है। तो हमारे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से, यानी प्लस से इधर की तरफ चलेगा। और जो चार्ज होता है, वो चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन हमेशा इसके उल्टा होता है, यानी ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस की तरफ। तो ये करंट का हो गया, करंट का डायरेक्शन, और ये किसका डायरेक्शन हो गया, चार्ज का। ठीक है, ये दोनों आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं ओम्स लॉ पे, इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या है कि यदि ये बोलता है ना कि जो दो एंड पॉइंट है, क्लोज सर्किट का मतलब है कि अगर एक करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकले, तो बिना किसी ब्रेक के उस करंट को नेगेटिव टर्मिनल पर आना ही आना है। ठीक है, तो उसे हम क्लोज सर्किट बोलेंगे। जैसे मेरा करंट यहाँ से आई चला, तो अभी ये करंट आई ऐसे चलते चलते यहाँ से होते हुए, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो पॉजिटिव से चला, नेगेटिव पे आ गया वो करंट, तो क्या होगा, आपका क्लोज्ड सर्किट होगा। ठीक है, अगर कहीं पे भी सर्किट ये ब्रेक हो जाए, यहाँ पे हो जाए, तो अब ये यहाँ पे करंट जो चल करके इसके नेगेटिव टर्मिनल पर नहीं आता है, नहीं आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा क्लोज सर्किट नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा क्लोज सर्किट क्या होता है। ओके, तो ये वोल्टेज है हमारा, ये हमारा करंट हो गया वोल्टेज की वजह से, और ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इसको जनरली जब इसको मेजर किया गया, जैसे कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी जब थ्योरी देता है, तो जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल पे जो चीज़ है एकदम बिल्कुल परफेक्ट नहीं आता है, तब तक हम उसको नहीं मानते हैं। तो क्या किया था ओम्स लॉ ने, ओम्स साहब ने, कि कुछ ऐसे ही सर्किट बनाया, यहाँ पे एमीटर लगाया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाकर चेक किया कि क्या सच में वोल्टेज और करंट का रेशियो सेम होता है। तो उन्होंने पाया कि जो वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट। ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे एमीटर लगा दिया, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया। ये क्या है आपका, वोल्ट मीटर, और ये क्या है आपका, एमीटर।
ठीक है। ये वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है किसके लिए? टू मेजर वोल्टेज, टू मेजर वोल्टेज, वोल्टेज को मापता है, ठीक है। और ये एमीटर क्या करता है? टू मेजर करंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और डाउट आ रहा होगा कि ये जो एमीटर है इसको यहाँ पे क्यों लगाया गया, इसको यहाँ पे क्यों नहीं लगाया गया। तो इसका जनरली ये रूल्स है कि जब भी आपको एमीटर लगाना होता है सर्किट में हमेशा सीरीज़ में लगाना होता है और वोल्टेज को हमेशा पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एमीटर लगा है वो सीरीज में लगा है, ठीक है, और ये लगा है आपका पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल का जस्ट में इसके बाद जस्ट में ये फिनिश हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको सीरीज और पैरेलल के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पे ये चीज़ बता दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल मैं अभी इसको समझूँ, ठीक है। V/I यानी वोल्टेज हो गया यहाँ पे, और जो इसमें करंट इस वोल्टेज की वजह से जो फ्लो किया, तो वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। V/I आ गया आपका R, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे ही मेजर किया, इस तरीके से ये फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। अब यहाँ से आपको पता चल गया क्लोज्ड सर्किट क्या होता है, एमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, ठीक है। और उन्होंने कैसे इस चीज़ को जो थ्योरी दिया था इसको उन्होंने प्रैक्टिकल करके प्रूव किया था, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा इस फॉर्मूले का यूज होता है। इस फॉर्मूले के द्वारा आप कहीं पे भी रेजिस्टेंस निकालना, वोल्टेज निकालना हो, करंट निकालना हो, तीनों किसी भी सर्किट का निकाल सकते हो। अगर दो चीज़ दिया हुआ है, तीसरा अननोन है, तो आप उसको हमेशा इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा ओम्स लॉ के बारे में। और एक छोटा सा और है, सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, जैसे कि कोई ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को जनरली R से डिनोट करते हैं, तो ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये आपका क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से करंट ये चलेगा। तो जनरली आपको हमेशा ध्यान रखना है, सीरीज और पैरेलल समझने में बहुत इजी कंसेप्ट है कि जहाँ पे आपका करंट डिवाइड नहीं होता है वो आपका सीरीज में होगा। सपोज करो यहाँ से करंट ऐसे चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे करंट आया, तो यहाँ पे करंट इसमें से होकर जाएगा, फिर यही करंट सेम करंट जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों रेजिस्टेंस आपका सीरीज में हो गया। यानी हम हमेशा आपको करंट को देखना है कि करंट एक ही करंट क्या दोनों रेजिस्टेंस या जितने भी रेजिस्टेंस में एक सेम ही करंट जा रहा है कि अलग अलग जा रहा है। अगर सेम करंट जा रहा है तो वहाँ आपका वो सब रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, और यदि करंट डिवाइड हो रहा है या अलग अलग करंट जा रहा है तो वहाँ पे वो आपका पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज का होता है फॉर्मूला R=R1 + R2, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं बाद में प्रूफ करूँगा। R क्या है हमारा, टोटल रेजिस्टेंस। R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। R हमारा क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गया, दोनों का सम, R1 + R2, दोनों रेजिस्टेंस का। यहाँ से क्लियर हो गया होगा। रेजिस्टेंस को हम सीरीज और पैरेलल में कैसे निकालेंगे, ये सीरीज का हो गया। पैरेलल का भी यहाँ पे देखना चाहोगे तो देख लो, पैरेलल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। सपोज करो कुछ इस टाइप से रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ से एक बैटरी टर्मिनल के द्वारा, इस टाइप से ये सर्किट हमारी बन के तैयार हो गई। यहाँ से करंट R चला, R1 R2 R3, ठीक है। तो यदि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि ये करंट यहाँ से निकला, यहाँ से चलते हुए करंट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे जा रहा है। तो देखो जो ये करंट यहाँ से चला है ना, कुछ करंट ऊपर जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा,
कुछ करंट इसमें जाएगा। 3 लाइन में डिवाइड हो जा रहा है करंट, दिख रहा है ना यहाँ से। तो क्या है, जो यहाँ से गया वो सेम करंट इनमें नहीं जा रहा है, तीनों रेजिस्टेंस में हमारा यहाँ पे करंट डिवाइड हो जा रहा है, यानी करंट अलग अलग जा रहा है। इसलिए यहाँ पे तीनों क्या होगा, आपका तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में होगा। नहीं तो एक दूसरी भाषा में ये बोल सकते हो लैंग्वेज में कि जहाँ पे आपका करंट डिवाइड होता है वो आपका पैरेलल होता है, और जहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होता है वो आपका सीरीज होता है। तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है तो ये पैरेलल हो गया, I1 I2 और I3, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस को मैं मान रहा हूँ 1 हमारा टोटल रेजिस्टेंस R होता है। क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस R। तो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ जाते हैं 1/R इक्वल टू होता है आपका, हटा देता हूँ, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आ जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो यदि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। धन्यवाद।